नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ समय से भाषा विज्ञानियों या वैयाकरणों को लेकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कतिपय अंशों को रेखांकित करते हुए आपसे एक चर्चा चल रही है। उसी की कड़ी में आज हमारे विवेच्य हैं हेमचंद्र, प्रसिद्ध जैन आचार्य, भाषा शास्त्री, काव्य शास्त्री और साहित्य सेवी हेमचंद्र का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के पास के धुंधुक या धंधुका ग्राम में संबत 1088 में और देहावसान 1172 में हुआ था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। उनके बाल्यावस्था का नाम चंगदेव था। जैन मुनि देवचंद्र द्वारा संबत 1150 में जैन संप्रदाय में दीक्षा के उपरांत उनका नाम हुआ सोमचंद्र। संबत 1166 में गुरु की गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने सूरी आचार्य की उपाधि धारण की थी और जैन साधुओं की प्रथा के अनुसार उनका नया नामकरण हुआ हेमचंद्र। जैन संप्रदाय में वे कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से भी विभूषित हुए थे। प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण वैयाकरण के रूप में हेमचंद्र वर रुचि के बाद की दूसरी बड़ी हस्ती हैं। वर रुचि का प्राकृत प्रकाश प्रसिद्ध है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, जिनका काल संबत 1150 से 1199 माना जाता है, और उनके भतीजे कुमारपाल, जिनका काल संबत 1199 से 1230 माना जाता है, के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। कहा जाता है कि सिद्धराज के ही अनुरोध पर उन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, जिसके कारण उस व्याकरण ग्रंथ के नाम में सिद्ध शब्द लगा हुआ है। सिद्ध हेमचंद्राभिध स्वोपज्ञ शब्दानुशासन, इतना बड़ा नाम है उस ग्रंथ का। इस ग्रंथ को संक्षेप में शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र या सिद्ध हेम भी कहते हैं, और यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विन्यस्त है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इस ग्रंथ के प्रारंभिक 7 अध्यायों में संस्कृत का ही व्याकरण विवेचित है और अपेक्षाकृत कुछ बड़े 8वें अध्याय में प्राकृत तथा अपभ्रंश का। इस ग्रंथ में अपभ्रंश सूत्रों के स्पष्टीकरण हेतु हेमचंद्र ने अपने पूर्ववर्ती और समसामयिक साहित्य से उदाहरण लिए हैं। अतः उसकी भाषा वैज्ञानिक महत्ता के साथ इतिहास रचना की दृष्टि से भी महत्ता असंदिग्ध है। उदाहरण के रूप में उनके व्याकरण में मुंज कवि का एक दोहा उद्धृत हुआ है। उसे कुछ परिवर्तित रूप में कृष्ण भक्त कवि सूरदास की कहानी के साथ जोड़कर भक्ति के प्रचार हेतु आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। मुंज का उद्धृत दोहा इस प्रकार है: बाह बिछोडवि जाहितु हूं, हऊं ते वई को दोषु, हिय अठ्ठिय जई नीस रही, जानऊ मुंज सरोसु। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस दोहे का अर्थ इस प्रकार किया है: बाह छुड़ाकर तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें क्या दोष दूं। अय मुंज, तुम हृदय में स्थित हो, यहां से निकलो तो समझूं कि तुम सचमुच सरोष हो। इसी दोहे को थोड़ा बदल के सूरदास के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता रहा है।
हेमचंद्र ने अपने व्याकरण ग्रंथ की 2 टीकाएं खुद ही लिखी थी, बृहति वृत्ति और लघु वृत्ति, जिसका दूसरा नाम है प्रकाशिका। उदय सौभाग्य गणिन ने हेमचंद्र की वृत्ति पर हेम प्राकृत वृत्ति ढूंढिका नामक टीका लिखी थी, जिसमें विशेषकर शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। नरेंद्र चंद्र सूर्य ने हेमचंद्र के व्याकरण को केवल 8वें अध्याय पर प्राकृत प्रबोध नामक टीका लिखी। हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण यानी सिद्ध हेम का 8वां अध्याय 4 पादों में विभाजित है। प्रथम 2 पादों में मुख्य रूप से ध्वनि शास्त्र, तीसरे में रूप शब्द रूपावली और चौथे में धातुओं आदि का विचार किया गया है। उनका प्राकृत व्याकरण कई तरह की प्राकृतों पर आधारित है। शौरसेनी, मागधी, पैशाची, जैन महाराष्ट्री, अर्धमागधी आदि। ये जो प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र का है, आर पिशेल ने जर्मनी के हाल्ले आम जार से इसका सुसंपादित संस्करण 1877 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। यह सूचना जो प्राप्त हुई है, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण आर पिशेल, जिसके अनुवादक हेमचंद्र जोशी हैं, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से प्रकाशित इस ग्रंथ से ही यह सूचना प्राप्त हुई है। याकोबी का मत है कि जिस तरह भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, उसी तरह हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण वर रुचि के प्राकृत प्रकाश के सूत्रों के आधार पर बनाया गया है। परंतु यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इससे हेमचंद्र की विरल मौलिकता का अवमूल्यन होता है। सच तो यह है कि हेमचंद्र का वर रुचि से वही संबंध है जो कात्यायन का पाणिनि से। व्याकरण के अलावा हेमचंद्र ने देशी नाममाला, जो देशी शब्द संग्रह है, नामक एक शब्दकोश का निर्माण भी किया। अपने कोश को हेमचंद्र ने रयणावली यानी रत्नावली नाम भी दिया है। खुद लेखक के अनुसार वह प्राकृत प्रकाश के परिशिष्ट के रूप में लिखा गया था। उसमें देशी शब्दों के साथ उनके संस्कृत और तद्भव रूप भी रखे गए हैं। इस पुस्तक में 8 वर्ग हैं, जिनमें शब्दों को वर्णमाला क्रम से सजाया गया है। पहले एकार्थी फिर अनेकार्थी शब्द रखे गए हैं। पहले वर्ग में शब्दों पर प्रकाश डालने के लिए हेमचंद्र ने स्वरचित पद्यों को भी उदाहरण के रूप में रखा है। उन्होंने अपने कोश ग्रंथ यानी देशी नाममाला की एक टीका भी लिखी है। प्राकृत भाषा की भली भांति जानकारी पाने के लिए हेमचंद्र के ये दोनों भाषा शास्त्रीय ग्रंथ, मतलब एक व्याकरण और एक शब्दकोश, बेहद महत्वपूर्ण साधन है। इनके अलावा हेमचंद्र ने काव्यानुशासन और छंदोशासन नामक काव्य शास्त्रीय कृतियां और कुमार पाल चरित नामक साहित्यिक रचना का भी प्रणयन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की रचना भी की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी का यह विचार है। सूत्र शैली में 8 अध्यायों में विन्यस्त काव्यानुशासन नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के जरिए हेमचंद्र ने अपने भाषा शास्त्रीय कर्म को और भी विस्तार दिया है। उस पर उन्होंने स्वयं अलंकार चूड़ामणि नामक वृत्ति लिखी और विवेक नामक टीका भी लिखी। फिर भी सच्चाई यह है कि काव्यानुशासन हेमचंद्र का कोई मौलिक ग्रंथ न होकर
संस्कृत की विख्यात काव्य शास्त्रीय कृतियों जैसे काव्य प्रकाश, मम्मटकृत, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन कृत, अभिनव भारती, अभिनव गुप्तपाद कृत आदि के उद्धरणों से विभूषित एक संकलन ग्रंथ जैसी हैसियत रखता है। हाँ, यह अलग बात है कि वे उद्धरण मूल रचनाकार के बिना नाम पते के उस ग्रंथ में शामिल किए गए हैं। काव्यानुशासन में हेमचंद्र ने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य के गुण और दोष, रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, काव्य भेद आदि विषयों का निरूपण किया है। काव्यानुशासन में जिन दो प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की गई है, एक शिष्ट साहित्यिक और एक ग्राम्य अपभ्रंश भाषा, उनमें से हेमचंद्र का जो पूर्व कथित व्याकरण ग्रंथ प्रथम यानी शिष्ट साहित्यिक अपभ्रंश के आधार पर बनाया गया है। आचार्य हेमचंद्र को यास्क, पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, भर्तृहरि, नागेश भट्ट आदि की परंपरा में एक उत्कृष्ट जगह उनके भाषा वैज्ञानिक चिंतन की नवीनता और मौलिकता के कारण दी जानी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। समय और सुयोग रहा तो कभी उनके भाषा चिंतन के किसी अन्य पक्ष को लेकर या उनके व्याकरण चिंतन की कुछ खास विशेषताओं को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही। जल्द ही कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।